हेलो, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है। हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्लास 12 जेईई नीट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पिछली क्लास तक हम लोगों ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया था। माई सेल्फ डॉक्टर पीके सिंगल और आप मुझे देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पंडित सिंगल सर पर। तो आइए बात को स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म क्लास 11th में आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा। एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन काफी कुछ कंसेप्ट वहीं से लिए गए हैं। तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है ये तो सब लोगों को पता ही होगा कि आइसोमेरिज्म उनको बोलते हैं बेटा, उन केमिकल कंपाउंड्स को बोलते हैं जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और मे बी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर हम बोलें अगर स्टीरियो की बात करें तो हम बोल सकते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट हो सकता है। इन दोनों में से कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिल जाए, तो उनको हम लोग आइसोमर बोलते हैं। आइसोमर बहुत ही बेसिक लेवल का कंसेप्ट है। क्लास 9, 10th में भी पढ़ाया जाता है, 11th में भी ऑर्गेनिक में काफी डेप्थ में पढ़ा दिया जाता है। तो आइसोमर के मीनिंग को मैं अननेसेसरी बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा, क्योंकि बात चल रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आइसोमर कैसे मिलता है, आइए बात शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लूं मैं आपको टाइप्स के बारे में, यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर कितने टाइप के आइसोमर्स मिलते हैं। तो इसको क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में। एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होता है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें एक है बेटा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा है इसके अंदर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट है इसके अंदर लिंकेज आइसोमेरिज्म, एक है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और एक है यहां पर बेटा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। जबकि स्टीरियो के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर 2 कैटेगरी बताई गई हैं स्टीरियो में। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो टोटल मिलाकर इस एरिया को कवर करना है। आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर को कवर करने वाले हैं, और क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल कंपैरेटिवली बड़े टॉपिक हैं, तो अगली क्लास में हम लोग एक में ज्योमेट्रिकल देखेंगे और एक में ऑप्टिकल देख लेंगे। तो आज ये 5 के 5 पॉइंट्स मैं आपको यहां पर क्लैरिटी के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमर हर किसी की एक इंपॉर्टेंस होती है, किसी को बहुत इजी मान के या बहुत डिफिकल्ट मान के कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जैसा है वो उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक। तो आयोनाइजेशन आइसोमर में क्या होने वाला है? देखिए, यहां पर मेटल होगा, यहां पर एनायनिक लीगेंड होगा, एनायनिक लीगेंड होना चाहिए, और यहां पर कोई एनायन होगा बेटा, माइनस चार्ज वाला। तो जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे पोजीशन को, ये दोनों बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट हैं, वहां से बात समझ में अच्छी आती है। आयोनाइजेशन आइसोमर में बता रहा हूं, एनायनिक लीगेंड एंड एनायन, सिंपल काउंटर आयन भी आप इसको बोलते हैं जो बाहर बैठता है। जब काउंटर आयन लीगेंड बन जाए और लीगेंड काउंटर आयन बन जाए तो समझ लीजिए यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमर। कुछ लोग बोलते हैं कि एक डिफाइन करने के हिसाब से कि अगर मैं सॉल्यूशन में डालता हूं तो आई विल गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस इनटू द सॉल्यूशन।
अगर एनायन बाहर होगा तो एनायन मुझे सॉल्यूशन में मिलेगा, अगर ये लिगेंड एज एनायन बाहर होगा तो ये मुझे सॉल्यूशन में मिलेगा। चलिए एग्जांपल में समझते हैं। जैसे मेरे पास है CrNH3(5)Br(SO4), तो यहां आप देख रहे हैं SO4 एक एनायन है और Br यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। अगर ये आपस में पोजीशन को एक्सचेंज कर लें तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे आयोनाइजेशन आइसोमर मिलेगा। तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है, CrNH3(5), SO4 को अंदर, Br को बाहर, SO4 और यहां पर आ गया बेटा Br। तो देखिए आप काउंटर आयन डिफरेंट हो गए, यहां पर काउंटर आयन है Br, यहां पर काउंटर आयन है सल्फेट। ठीक, इसको हम केमिकल टेस्ट की हेल्प से भी पता लगा सकते हैं। यहां पर हम केमिकल टेस्ट, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। यहां पर केमिकल टेस्ट से हम लोग काउंटर आयन का पता लगा सकते हैं और ये भी दिखा सकते हैं कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर इस पर्टिकुलर के अंदर अगर मैं बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालूं या फिर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालूं, सिमिलरली इसके अंदर अगर मैं बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालूं या फिर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालूं, तो काउंटर आयन हमेशा एक नॉर्मल आयनिक फॉर्म में सॉल्यूशन में मिलेगा। यहां पर आपको फ्री क्या मिलने वाला है, सल्फेट। सल्फेट किसके साथ रिएक्शन करता है, बेरियम आयन के साथ, तो आपको यहां पर बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, जबकि सल्फेट सिल्वर आयन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो यहां कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आपको मिलेगी। इसका मतलब यहां पर इसके अंदर बेरियम क्लोराइड डालने से अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट के आ रहे हैं तो बात क्लियर होती है कि यहां काउंटर आयन सल्फेट है। और इधर अगर बात करें, क्योंकि यहां पर Br माइनस है, बेरियम के साथ तो वो रिएक्शन नहीं करता है, तो यहां तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगी, लेकिन सिल्वर आयन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके AgBr के येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, येलोइश व्हाइट PPT बनाएगा। तो यहां पर ये कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ इसका काउंटर आयन Br है, इसका काउंटर आयन सल्फेट है, ऑल्दो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास वगैरह सेम है। तो ये थी स्टोरी आयोनाइजेशन आइसोमर की। कहां गया, ये थी स्टोरी आयोनाइजेशन आइसोमर की। ठीक, तो आयोनाइजेशन आइसोमर क्लियर हुआ। अब दूसरा है हमारे पास हाइड्रेट आइसोमर, दूसरा है हाइड्रेट आइसोमर। तो चलिए बात करते हैं हाइड्रेट आइसोमर की। हाइड्रेट आइसोमर, अब हाइड्रेट आइसोमर को आप कैसे पहचानेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहां पर मेटल है, जो ये शुरुआत में मैं लिख रहा हूं, इसको दिमाग में रखना है, इसी से आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। यहां पर आपके पास लिगेंड है, यहां पर वाटर है। ठीक, तो ये लिगेंड और ये वाटर अपनी पोजीशन को आपस में एक्सचेंज करेंगे, वाटर वहां पर होना चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर। यहां पर एक एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है COCl3.6H2O, ये कॉम्प्लेक्स है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन हमें यहां पर मिल सकते हैं। जैसे मेरे पास है CO, मैंने सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल को अंदर लिख लिया और सारे क्लोराइड को बाहर छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके Cl अंदर लाऊंगा, वाटर को बाहर भेजूंगा। जैसे मैंने लिखा Cl, क्योंकि डिक्शनरी में पहले आएगा H2O से, तो मैं इसलिए Cl पहले लिख रहा हूं, H2O बाद में लिखा, यहां पर Cl2 बचे और एक वाटर बाहर आ चुका है। आगे क्या हो सकता है, CO, यहां पर Cl2 हो चुके हैं, वाटर एक और बेटा मैंने कम कर दिया, लाइक यहां पर 4 हो गए, यहां पर Cl कम हो गया, वाटर यहां पर इंक्रीज हो गए। और क्या हो सकता है, CO, Cl मैंने एक और इंक्रीज कर दिया, वाटर एक डिक्रीज कर दिया अंदर से, और यहां पर Cl हो गए पूरी तरीके से खत्म, तो यहां पर बचे वाटर। 2-3 बातें बता रहा हूं, बहुत जल्दी से अच्छे से समझ ले। इन सभी में ये सारे के सारे क्या है, हाइड्रेट आइसोमर टू ईच अदर है। ये सब के सब क्या है, हाइड्रेट आइसोमर टू ईच अदर है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर हम फिजिकली देखें तो दे आर हैविंग डिफरेंट कलर्स। इनके कलर अलग होंगे, कोई वॉयलेट होगा, कोई डार्क ग्रीन होगा, कोई लाइट ग्रीन होगा, कोई ब्लू होगा।
अलग 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 कलर इनमें मिलने वाले हैं। तीसरा पॉइंट, जो वाटर का मॉलिक्यूल, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, ये वाटर का मॉलिक्यूल कैसा बिहेवियर कर रहा है बेटा? लिगेंड जैसा। जो वाटर का मॉलिक्यूल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा उसको क्या बोलोगे? लिगेंड। जो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर बैठेगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेट। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेट। बात क्लियर हुई? मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेट। तो बेसिकली जब वाटर एज अ लिगेंड है, वाटर एज ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेट है, अगर उनके नंबर्स में फर्क आ रहा है, लॉजिक क्लियर हो रहा है? उनके नंबर्स में फर्क आ रहा है, तब आप इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेट आइसोमर बोलते हैं। तब क्या बोलते हैं? हाइड्रेट आइसोमर बोलते हैं। इनमें फिजिकल डिफरेंस क्या रहने वाला है? फिजिकल डिफरेंस रहेगा बेटा, देखकर अगर आपको पता करना है तो इनके कलर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कलर अलग अलग देखने को मिलेंगे। तीसरा है यहां पर बेटा लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर। अब लिंकेज आइसोमर की कहानी सुनिए, देखिए बहुत ही सिंपल सी है। यहां पर मेटल है, यहां पर लिगेंड है। चार्ज वगैरह क्या है, कौन बाहर कौन अंदर, कोई मतलब नहीं। डेफिनेटली जो ये लिगेंड है यहां पर, ये किस नेचर वाला होना चाहिए? ये होना चाहिए एम्बिडेंट। मैंने टाइप ऑफ लिगेंड की एक पूरी क्लास बनाई थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो वहां जाकर आप देखिए कि एम्बिडेंट लिगेंड वगैरह वगैरह सब कुछ वहां पे पढ़ा रखा है। तो आप लिख सकते हैं वहां पर टाइप ऑफ लिगेंड बाई केमिस्ट्री पंडित, तो आपको मिल जाएगी। एम्बिडेंट लिगेंड होना चाहिए। लिगेंड कैसा होना चाहिए? एम्बिडेंट। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मेरे पास है Cn, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, Nc, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज। इन दोनों को मैं क्या बोल सकता हूं एक दूसरे के लिए? एम्बिडेंट लिगेंड। क्योंकि यहां पर अटैकिंग साइट चेंज हो रही है, जो डोनर एटम है वो चेंज हो रहा है। यहां कार्बन के थ्रू मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, यहां नाइट्रोजन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो दोनों एक दूसरे के लिए। जैसे NO2 ONO, तो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव, तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हुए? एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे और एग्जांपल देखिए, जैसे HCN NCS, सल्फर के पास नेगेटिव या नाइट्रोजन के पास नेगेटिव, तो डोनर एटम चेंज हो जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। तो एम्बिडेंट लिगेंड का साइड चेंज होने से मिलने वाला आइसोमर होगा, क्या होगा? लिंकेज आइसोमर। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे पास है CO NH3 होल 5 NO2 2+। ठीक, अब यहां पर NO2 है, आप देख रहे हैं NO2 भी एक एम्बिडेंट कैटेगरी का लिगेंड है। अगर मैं NO2 की साइड चेंज कर दूंगा लाइक दिस वे, CO NH3 होल 5 NO2 की जगह लिख दिया मैंने ONO। ठीक, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए क्या माने जाएंगे? क्या माने जाएंगे? लिंकेज आइसोमर माने जाएंगे, एक दूसरे के लिए लिंकेज आइसोमर। यहां फिजिकल डिफरेंस क्या रहेगा? फिजिकल डिफरेंस यहां पर भी कलर का रहने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका कलर येलो होता है और इसका कलर रेड होता है। बेसिकली ये मैंने इसलिए लिखा जिससे आपको ये पता चल सके कि हां ठीक है कि इसमें कलर के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कलर डिफरेंस यहां पर देखा जा सकता है। तो लिंकेज आइसोमर आपको क्लियर हो गया। वहां पर जो डोनर एटम है उसको चेंज करना है। NO2 तो ONO, CN NC, SCN CNS, इस तरीके से डोनर एटम को चेंज कर सकते हैं। नंबर 4 है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये सबके सब स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर ही हम लोग अभी बातें कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या होगा समझिए, यहां पर मेटल है, यहां पर लिगेंड है, यहां पर मेटल डैश लिगेंड डैश। कहने का मेरा मतलब है कि हम लोगों ने यहां पर डबल कॉम्प्लेक्स लिया। कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स है, डबल कॉम्प्लेक्स लिया। अगर ये लिगेंड अपनी पोजीशन को चेंज करें, आपस में पोजीशन एक्सचेंज करें, सबके सब एक साथ कर ले या कोई एक करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलेंगे। चलिए एक एग्जांपल में समझते हैं। जैसे मेरे पास है यहां पर CO NH3 होल 6 CR SCN होल 6।
अब अगर मैं यहां से यहां लेकर जाऊं या यहां से यहां एक्सचेंज कराऊं तो मुझे क्या मिलने वाले हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर मिलने वाले। जैसे एक एग्जांपल में देखते हैं, अगर मैंने यहां पर NH3 एक कम कर दिया, HCN एक लेकर आया, इधर मैंने Cr में NH3 एक ऐड कर दिया और HCN एक कम कर लिया, तो ये दोनों आपस में क्या बोले जाएंगे बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोले जाएंगे। और अगर मैं चाहूं सारे के सारे एक्सचेंज करूं तो भी ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर ही बोले जाएंगे। जैसे इसको इधर और पूरी तरीके से पूरा एक्सचेंज अगर कराऊं तो भी ये पॉसिबल है, तभी भी आप इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमर ही बोलने वाले हैं। ये आपस में क्या है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर ही बोले जाएंगे। क्लैरिटी हो गई? एक छोटा सा केस यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बन सकता है, मुझे ध्यान आ रहा है, मैं उसको भी सोच रहा हूं बता दूं। वो क्या है इसको जरा यहां पर अच्छे से समझ लें। अगर यहां से 3 इधर आ गए और 3 इधर आ गए, बड़ा स्पेशल सा केस है, CO NH3 होल थ्राइस और ये आ गया HCN होल थ्राइस, और अगले वाले को यहां लिख रहा हूं Cr NH3 होल थ्राइस HCN होल थ्राइस। केस कुछ ऐसा आया, तो बेटा जब ये भी 3 3 3 3 बिल्कुल बराबर हो गए, ओवरऑल ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स माना जाएगा क्योंकि ये माइनस का 3, ये तो 0, ये 0, ये माइनस का 3, तो ये कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल हो गया, ये कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल हो गया। कहने का मतलब है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन आइसोमर नहीं माना जाएगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमर अगर मैं इसमें बनाते जाऊं ना एक एक करके, एक इधर ले गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे करते करते 6 बना सकता हूं, तो समझ में आ गया। से एक को एक्सचेंज किया, फिर यहां पर 4, यहां पर 2, 3 3 में यानी यहां पर पहुंच गए, फिर यहां पर 2 4 1 5 0 6, उसमें से ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको आप कोऑर्डिनेशन आइसोमर में कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? कोऑर्डिनेशन आइसोमर में उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, अब इसमें लास्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर में, कुछ बुक्स में ये नहीं दिया हुआ है, कुछ अच्छी बुक्स में ये बता रखा है। क्या बताया हुआ है? इसको बोलते हैं नंबर 5 पर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर में क्या होगा? जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर ये जो ब्रिज लाइगेंड वाला केस पढ़ा था, देखो याद दिलाता हूं, यहां पर लिगेंड था, यहां पर मेटल, यहां पर ब्रिजिंग लिगेंड हम लोगों ने, इसके नोमेनक्लेचर हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़े थे। यहां मेटल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, खैर मैं भी सेम लिख देता हूं, और यहां पर लिगेंड डैश। अगर ये वाला लिगेंड, ये ब्रिजिंग लिगेंड वाला केस है बेटा, स्पेशल केस है, ये लिगेंड अगर आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज करें, ये लिगेंड अगर आपस में अपनी पोजीशन एक्सचेंज करें तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। एक एग्जांपल में समझते हैं, जैसे मेरे पास है लाइक जैसे मेरे पास Cl NH3 होल थ्राइस CO OH CO Cl3 NH3, ये है मेरे पास, और 2+ में ओवरऑल चार्ज दे रहा हूं। ब्रिजिंग लाइगेंड वाला कंसेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। अब अगर मैं यहां से एक Cl लाऊं और इस अमोनिया से एक्सचेंज करा दूं, जितने चाहें आप सारे भी एक्सचेंज करा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। डेफिनेटली Cl से Cl तो नहीं कराओगे, तो आपको यहां पर क्या मिल रहा है? देखो Cl एक इधर लेकर आया, अमोनिया एक कम कर दिया, यहां पर मेटल रखा, ब्रिजेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, ब्रिजिंग लाइगेंड वैसे ही, यहां पर एक Cl मैंने कम कर दिया, एक अमोनिया यहां पर बढ़ा दिया, ओवरऑल चार्ज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो दो आपस में हैं, इनका रिलेशन कैसा रहेगा? इनको मैं क्या बोलूंगा? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर बोलूंगा। तो आई होप ऑल 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को लेकर, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सो कीप लर्निंग एंड डू वेल।